गुड मॉर्निंग बच्चों, साइंस गुरुजी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 उसके एक टॉपिक गाउस लॉ के एप्लीकेशंस कर रहे हैं, जिसके अंदर एक एप्लीकेशन हमने कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने एक लॉन्ग इनफाइनाइट लेंथ की वायर का अपन ने उस वायर के कारण उससे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करी थी। आज हम वायर के अलावा सेकंड जो इसका एप्लीकेशन है गाउस लॉ का, जिसके अंदर हम एक चार्ज्ड मेटेलिक शीट लेते हैं और उस चार्ज शीट के कारण किसी भी पॉइंट पर या उसके चारों तरफ किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 10 के अंदर आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज्ड शीट। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसके कारण? एक चार्ज्ड शीट के कारण। ठीक है, देखो समझ लो अच्छी तरीके से। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि मान लीजिए आपके पास एक चार्ज्ड शीट है, कोई भी एक शीट बना दिया आपने, ये 3D शेप में, सॉरी ये इस तरीके से रखी हुई है। ओके, इस तरीके से परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। ठीक है, बोर्ड के परपेंडिकुलर रखी हुई है। तो इस सीट के कारण, इस सीट के ऊपर मान लो चार्ज सीट है तो इसके ऊपर चार्ज होगा, ये चार्ज लिया है अपन। ओके, ये पॉजिटिव चार्ज लिया है, नेगेटिव भी ला सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा करे वैसा करो, लेकिन पॉजिटिव ज़्यादा अब ईजी वे रहता है। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज के कारण, इस चार्ज सीट के कारण अपन को निकालनी है इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये P पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, 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 कहीं पे भी हो सकता है। अपन इस P की बात करेंगे कि इस P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए जैसा कि आपको पता है कि ये किसका एक एप्लीकेशन है, गाउस लॉ का। मतलब गाउस लॉ का अपन को यूज़ में लेना है। तो गाउस लॉ को यूज़ में लेने के लिए सबसे पहले क्या होती है कंडीशन कि गाउसियन सरफेस होना चाहिए आपके पास। क्या होना चाहिए? गाउसियन सरफेस। तो गाउसियन सरफेस कैसे बनाएंगे? इस फील्ड के लिए, इस पॉइंट के लिए और इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गाउसियन सरफेस में क्या बनेगा? एक सिलेंडर बनेगा जिसके अंदर ये P उस सिलेंडर के सर्कुलर पार्ट के सेंटर के ऊपर होएगा, ये P उसका सेंटर हो गया। एंड सिमिलरली ये ओके, इस P की चार्ज शीट के सेंटर से कितनी डिस्टेंस है? x। और सिमिलर मैंने आपको बताया था कि गाउसियन सरफेस हमेशा क्या होगा? सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल होगा मतलब इस लाइन के प्रति इस साइड सिमेट्री का है तो इस साइड भी, मतलब इस साइड भी एक P डैश पॉइंट होगा जिसकी भी डिस्टेंस कितनी होगी? x डिस्टेंस हो गई। क्लियर? समझ में आया? अब देखिए पॉजिटिव चार्ज के अब अपने पास टोटल 3 सरफेस बनते हैं, एक S1, एक S2, एक S3। मीन्स S1 आपका कैसा है? सर्कुलर सरफेस है सिलेंडर का बॉटम बेस। S2 आपका कर्व्ड सरफेस है सिलेंडर की वॉल्स। एंड S3 आपका क्या आ गया? सिलेंडर का क्या ऊपर टॉप S3। ये भी कैसा है? सर्कुलर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखते हैं तीनों सरफेस के ऊपर किधर की साइड, डायरेक्शन किधर रहेगी। तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होती है? बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई E। ओके, आपको बता रखा है मैंने गाउसियन सरफेस वही होता है जिसके हर एक पॉइंट पे, जिसके सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है? सेम होती है, इक्वल होती है। ओके, सो S1 की बात कर रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आ गई बाहर की तरफ, पॉजिटिव से बाहर की तरफ। एंड एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? इस प्लेन के लिए, इस प्लेन के लिए, ये ऐसे सर्कुलर पोर्शन है, ठीक है, इस प्लेन के लिए एरिया वेक्टर किधर होगा? इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? यही हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे E और DA के बीच में जो θ1 एंगल बना है वो कितना बना है? 0 डिग्री। क्लियर? समझ में आ गया इतना? S1 के लिए समझ में आ गया। S2 की बात करता हूँ। S2 में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की तरफ, चाहे यहाँ पे लोगे तो इधर भी बाहर की तरफ। ठीक है, एरिया वेक्टर इस पॉइंट पे लोगे तो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, और इस पॉइंट पे लोगे तो एरिया वेक्टर नीचे की तरफ। E वेक्टर, DA वेक्टर एंड DA वेक्टर सिमिलर दोनों तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? ये 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे।
सिमिलरली यदि हम इसकी बात करता हूँ S3 सरफेस की P डैश पॉइंट की, तो P डैश पॉइंट पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव से बाहर की तरफ E वेक्टर, एंड इसका भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर इस तरीके से जाएगा तो DA वेक्टर भी इधर ही आ जाएगा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आई 0 डिग्री, इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे देंगे, ठीक है। थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 कंप्लीट। समझ में आया, डायग्राम समझ में आ गया तो आगे का काम सिमिलर है, बहुत इजी है, ठीक है। डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है कि सीट लेंगे, सीट के लिए गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाएंगे जिसके 3 सरफेस होंगे S1 S2 एंड S3। S1 पे DA एंड E दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। S2 के लिए E एंड DA दोनों परपेंडिकुलर रहेंगे तो इसलिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड S3 के लिए E की डायरेक्शन और DA की डायरेक्शन दोनों सिमिलर रहेंगे, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो देखिए टोटल फ्लक्स पास्ट थ्रू गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स कितने होंगे 5 टोटल, या नेट भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। 5 S1 से निकलने वाले 5S2 प्लस 5S3, क्लियर। S1 S2 और S3 से अलग अलग फ्लक्स निकलेंगे, उन सबको ऐड कर देंगे तो 5 टोटल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट DA कोस थीटा प्लस इंटीग्रेशन S1 दिस S2 यहाँ पे थीटा 1 E डॉट DA कोस थीटा 2 प्लस इंटीग्रेशन S3 E डॉट DA कोस थीटा 3। अब देखिए थीटा 1 एंड थीटा 3 की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है भैया 1, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो कोस 0 यानी थीटा 1 और थीटा 3 इन दोनों के अंदर क्या आ जाएगा आपके, इसकी जगह किस में बदल जाएगा 1 में, ये भी किस में बदल जाएगा 1 में, ठीक है। लेकिन ये कहाँ पे बदलेगा, थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, थीटा 2 की वैल्यू 90 है बेटा, तो 90 है तो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा 0 बदल जाएगा, तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। सो 5 टोटल इज इक्वल टू, देखो E की वैल्यू इक्वल है दोनों के लिए, E की वैल्यू इक्वल है क्योंकि गॉसियन सरफेस है तो दोनों तरफ क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल रहेगी, तो E की वैल्यू इक्वल है। DA की वैल्यू, DA मतलब एरिया देखो ये भी वही है एरिया और ये भी वही है, सर्कुलर एरिया है, दोनों का पाई आर स्क्वायर एरिया है, तो ये भी सही है। E एंड A और साथ में क्या 2, इसका E और इसका E 2E, इसका E 2A 2EA, ये टोटल आ गया। किससे आया, ये अपने नॉर्मल फॉर्मूले से आया। अब गॉस लॉ लगाएंगे, फ्रॉम गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ से फाई टोटल इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही पढ़ा था। इसके अंदर कितना चार्ज है, Q चार्ज है। अब देखो यहाँ पे Q चार्ज नहीं देता है, कभी भी आपको चार्ज नहीं मिलेगा, चार्ज मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन चार्ज नहीं मिलता है। चार्ज के अलावा आपको वो क्या दे सकता है, वो आपको देगा एरिया चार्ज डेंसिटी। एरिया चार्ज डेंसिटी को क्या कहते हैं, सिग्मा बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन A, टोटल चार्ज अपॉन एरिया। सो Q की वैल्यू कितनी आ गई, Q इज इक्वल टू सिग्मा A। ये वैल्यू कहाँ पे पुट कर देंगे, इसमें, तो क्या आ गया सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट से क्या देखा, फाई टी इज इक्वल टू 2EA एंड फाई टी इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन 0, तो 2EA इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, ये ऐसे कैसे आ गया, ये ऐसे कैसे आ गया, A से A कैंसिल हो गया, सो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यदि आप कहोगे सर डायरेक्शन तो बताइए, तो डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, आउटसाइड, वही पुराना वाला रूल,
यहाँ पे तो बस मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे आप एक चीज़, स्पेशल चीज़ देखोगे, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे बेटा, तो थोड़ी सी ध्यान लगाने पे आप देखोगे कि ई डज नॉट डिपेंड ऑन एक्स। ई एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। एक्स आ रहा है क्या फॉर्मूले में? नहीं। मतलब ई डज नॉट डिपेंड ऑन एक्स। ई एक्स पे डिपेंड नहीं करता है। ई एक्स पे डिपेंड नहीं करता है, तो मतलब यहाँ पे चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो, चाहे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो, चाहे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? इक्वल रहेगी। तो यहाँ पे अपन यदि देखो इतना राइट कर लो और बाकी बातें बात में करेंगे। पॉज करके राइट करो जल्दी से। कर लिया बेटा राइट? देखो आपको एंटिटन नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। खुद के तरीके से भी बनाने की कोशिश करा करो, क्योंकि खुद के तरीके से बनाए हुए नोट्स ज़्यादा अच्छी तरीके से याद रहते हैं। ओके, सो देखो मैंने क्या कहा कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब ई डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस of point from the चार्ज शीट। मतलब E कभी भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ये चार्ज शीट है आपकी, ठीक है। इसके यहाँ पे A पॉइंट पे, B पॉइंट पे, C पॉइंट पे, A, B और C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? या रिलेशन बताओ आप, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट A, B एंड C। तो हम क्या कहेंगे कि ई ए क्या होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। ई बी क्या होगा? इसकी क्या आ गई? सिग्मा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ई सी क्या आ गई? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा चार्ज डेंसिटी है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या देखा अपन ने? भैया ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, मतलब ई ए इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू ई सी। क्लियर? आ गया समझ में? कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत सिंपल सा, और थोड़ा सा उसके अंदर ध्यान रखना है आपको। सॉरी, थोड़ा सा उसके अंदर ध्यान रखना है, ठीक है। देखो क्या न्यूमेरिकल है कि आपके पास 2 चार्ज शीट हैं। एक पॉजिटिवली चार्ज शीट है, ठीक है, एक नेगेटिवली चार्ज शीट है। इसके ऊपर क्या है? ये एरिया चार्ज डेंसिटी, ठीक है। यहाँ पे माइनस सिग्मा। ओके, दोनों के लिए सेम है, सिग्मा सिग्मा। मैंने सिग्मा सिग्मा डैश नहीं लिया है। यदि सिग्मा सिग्मा डैश लेता तो अलग अलग हो जाती, लेकिन अभी मैंने क्या लिया है? सिग्मा प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, मतलब दोनों की चार्ज डेंसिटी क्या है? इक्वल है। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ए पे, बी पे एंड सी पे। फाइंड ई नेट एट ए, बी एंड सी। तो देखो कैसे करेंगे बेटा। देखो सबसे पहले आप डायरेक्शन देखो, आप सबसे पहले डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव के कारण बाहर, इसको मैं 1 नंबर दे देता हूँ, इसको नंबर दे देता हूँ 2, ठीक है। तो इसके कारण देखेंगे 1 होएगा E1 और इसके कारण देखेंगे वो E2। तो पॉजिटिव के कारण बाहर की तरफ E1, नेगेटिव के कारण अंदर की तरफ E2। क्लियर? बी पॉइंट पे देखेंगे पॉजिटिव के कारण बाहर की तरफ E1 और नेगेटिव के कारण अंदर की तरफ E2। यहाँ पे पॉजिटिव के कारण बाहर की तरफ E1 एंड E2। क्लियर? डायरेक्शन क्लियर हो गई। अब देखो एट ए की बात करता हूँ मैं, ए पॉइंट की। ए पॉइंट पे देखा मैंने ई नेट
ई नेट इज इक्वल टू, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो क्या होंगे, ऐड होंगे, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू। अब देखो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है कभी भी सीट के कारण किसी भी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये E1 और E2 की वैल्यूज़ क्या होंगी, मैग्नीट्यूड क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे तो मैं क्या कह सकता हूँ कि E1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू E2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E। मतलब E1 E2 की मैग्नीट्यूड इक्वल है किसके, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन को। और इसको मैंने क्या मान लिया, E के बराबर मान लिया, लेट ये माना है मैंने। तो यहाँ पे क्या आ गया 2E। क्लियर। एट बी पे देखेंगे, बी पे दोनों अलग अलग डायरेक्शन जा रहे हैं तो E नेट इज इक्वल टू, अब बड़ा कौन होगा इन दोनों में, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा, वैसे तो होएगा जीरो ही होगा, लेकिन फिर भी अपन सोचते हैं थोड़ा सा बड़ा कौन होगा यहाँ पे, E1 बड़ा होगा या E2। तो सीधी सी बात है E2 पास में, ठीक है पास में है। तो नॉर्मली अपन यदि चार्ज पार्टिकल वाले पैटर्न से करते हैं तो E2 बड़ा, E2 पास में तो E2 बड़ा होना चाहिए, E1 छोटा होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया था ये कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं है ये, ठीक है। ये क्या है, एक चार्ज शीट है जिसके अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं तो इस चार्ज शीट के कारण डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब E1 की वैल्यू जितनी यहाँ पे थी उतनी ही यहाँ पे रहेगी, E2 की वैल्यू जितनी यहाँ पे थी उतनी ही यहाँ पे रहेगी। तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली एट सी पे भी दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हैं तो E नेट इज इक्वल टू E1 माइनस E2 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपका सेकंड एप्लीकेशन जो है तो गाउस लॉ का वो कंप्लीट होता है। कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, वो आप सोल्व करें, करने की कोशिश करें। नहीं होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उनकी कभी भी फोटो अपलोड करें या टेक्स्ट को डाल दें आप, तो मैं उनको सोल्व करके उनका एक ट्यूटोरियल बना के उनके बारे में समझा दूंगा मैं किसी दिन फ्री होके, ठीक है। जिस दिन आप ओनली डाउट्स के क्लियर करेंगे। लेकिन आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।